हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। तो आइए दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ आज की शुरुआत करने वाले हैं। तो आज जो क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन होंगे, मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं जैसे कि फिजिक्स हुए, केमिस्ट्री का हुआ और बायोलॉजी का। ये सभी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास होने वाली है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं: बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना और कागज का फाड़ना। तो हमें इसमें बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत क्यों आता है और कैसे आता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे। तो ये होता है, एक प्रकार से क्या होता है, जब लोहे पर नमी के रूप में और पानी के रूप में क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर परत जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, जंग लगना कहते हैं। और एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें लोहे पर जब भी क्या होती है, जंग लगती है, तो यह क्या होती है, कभी भी वापस उसी रूप में लोहा नहीं आ सकता। एक बार अगर उसमें रस्टिंग लगना स्टार्ट हुई तो वो बराबर से पूरी तरीके से खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आप लोग ऑप्शन में देख रहे होंगे कि बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, ये सभी क्या होती हैं, भौतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बर्फ का पिघलना, जैसे जमी हुई बर्फ है, यदि उसको कहीं पर क्या है, गर्म स्थान पर ले जाया जाए तो वह पानी के रूप में बदल जाती है। पानी का उबलना, जब भी हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर की ओर क्या होता है, हवा में उड़ जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षारक में नीला लिटमस पत्र लाल किस में होता है। ये कहा गया है, अम्ल में और क्षार में नीला लिटमस पेपर लाल में कब बदलता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि लाल नीले को कब बदलता है। तो इसमें दो प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन में दिया गया है हमारे लिए जैसे कि क्षार। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है हमारा कौन सा, क्षार। सेकंड ऑप्शन है लवण, तीसरा है अम्ल और फोर्थ नंबर में है जल। तो देखिएगा, अम्ल की पहचान हम तब कर पाते हैं जब वह क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। जब क्या होता है, नीला किस में परिवर्तित होता है, लाल में, तो ये क्या होता है, अम्ल है। जब भी नीली चीज लाल में परिवर्तित होगी तो वह अम्ल प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, ये अम्लीय गुण का संकेत है। और जब क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदलता है, लाल को किस में बदलता है, नीले पे पत्र में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्षार कहा जाता है। लवण और जल सामान्य रूप से कोई भी विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं किसके ऊपर, लिटमस पेपर के ऊपर। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि धातु और अधातु में सबसे अधिक विद्युत चालक कौन है। ऑप्शन पढ़ते हैं, सल्फर, कॉपर, फास्फोरस या फिर कार्बन। तो धातु और अधातु में सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सा होता है। तो धातु और अधातु में इसमें से जो कॉपर होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। और इसी कारण से इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तार बनाने में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, कॉपर का। और इसके अलावा अधातुएं क्या होती हैं, सामान्य रूप से विद्युत की क्या होती हैं, कम चालक होती हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं क्या होती हैं, खराब चालक होती हैं। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बनिक यौगिक में मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन में है CH4, C2H6, CO2 और H2O। आप सभी लोग जानते होंगे C2H6 क्या होता है? एथेन होता है। एथेन का फॉर्मूला होता है। CO2 क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नीचे दिया गया है क्या? H2O, ये होता है हमारा जल का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, जो CH4 होता है, ये किसका रासायनिक सूत्र है? मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CH4। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? जो जैव प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें पूर्ण होती है? ऑप्शन में दिया गया है जड़, पत्ती, तना और फूल। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण होती है। पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की सहायता से भोजन बनाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कही जाती है। और पौधों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है वो इसी रूप में क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो ये प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? पत्तियों में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र कौन सा अंग होता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क और यकृत। तो जो मस्तिष्क होता है वो क्या है? सभी शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सभी को नियंत्रित करता है और उनका समन्वय रखता है। सोचने, याद करने, शरीर को निर्देश देने, ये सभी कार्य किसके होते हैं? मस्तिष्क के होते हैं। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि नियंत्रण और समन्वय का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? मस्तिष्क है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है? क्या बताना है? अलैंगिक प्रजनन के बारे में बताना है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, मनुष्य, हाइड्रा में कली का बनना, गाय और पक्षी। तो देखिएगा, मनुष्यों में, गाय में और पक्षियों में कौन सा प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। इसके अलावा अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण इसमें केवल और केवल दिया गया है हाइड्रा में कली का बनना। ये एक प्रकार का कैसा होता है? केवल एक जीव ही जिसमें भाग ले वह क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। एकल प्रजनन भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? नर व मादा की क्या होती है? कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, डार्विन, मेंडल, आइंस्टीन। देखिएगा, न्यूटन के द्वारा जो गति के नियम हैं वो प्रतिपादित किए गए थे। इसके अलावा आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। इनका नाम पूरा था ग्रेगर मेंडल। इन्होंने क्या किया था? मटर का जो पौधा होता है उस पर क्या किए थे? आनुवांशिकता का इन्होंने प्रयोग किया। किसके ऊपर? मटर के पौधे के ऊपर। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसका? आनुवांशिकता का जनक किसको बोला जाता है? ग्रेगर मेंडल को। तो इसका आंसर भी हमारा थर्ड नंबर का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रकाश परावर्तन से संबंधित है कि प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं? प्रकाश
परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार जो क्या है, आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ये नियम क्या होता है, सभी प्रकार के दर्पणों पर लागू होते हैं और इसी कारण से क्या होता है, प्रकाश सही दिशा में परावर्तित हो पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, मानव नेत्र में पुतली का क्या कार्य होता है। रक्त पहुंचाना, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना, भोजन पचाना, ध्वनि सुनना। तो मानव नेत्र में जो पुतली होती है उसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये क्या करती है, अधिक प्रकाश होने पर, जब भी क्या होता है आंख की पुतली के ऊपर अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती है, सिकुड़ जाती है। कैसी होती है, सिकुड़ती है। इसके अलावा जब ये कम प्रकाश में रहती है तो कम प्रकाश में क्या होती है, फैलती है, कम प्रकाश में फैलती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मानव नेत्र में जो पुतली का कार्य होता है वो होता है प्रकाश की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना। इससे क्या होती है, आंख में सुरक्षा का आवरण बना रहता है, सुरक्षा प्रदान होती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे, वोल्ट, वाट, एम्पियर और ओम। तो देखिएगा, विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इसके अलावा विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मात्रक होता है वो होता है कौन, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसके अलावा वाट जो मात्रक होता है वो होता है किसका, शक्ति का। ओम होता है प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रभाव में चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं। आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, नष्ट होते हैं या फिर गर्म होते हैं। तो चुंबकीय प्रभाव में चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं। चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव या असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा पर्यावरण में ओजोन परत किससे बचाती है। पर्यावरण में ओजोन परत किससे रक्षा करती है। धूल, वर्षा, पराबैंगनी किरणें या फिर ऑक्सीजन। तो पर्यावरण में ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो त्वचा रोग और अन्य समस्याएं क्या होती हैं, बढ़ सकती हैं। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से संबंधित उदाहरण के बारे में पूछा गया है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, बर्फ का पिघलना, भोजन का पचना, पानी का उबलना और मोम का पिघलना। तो इसमें मुख्य रूप से जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वो होती है भोजन के पचाने में। ये क्या करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है, वह अवशोषित होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भोजन के पचाने में का एक प्रमुख उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान 7 से कम क्या दर्शाता है। क्षारीयता, उदासीनता, अम्लीयता या फिर लवणीयता। तो इसमें
विलयन में जब भी पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है तो वह अम्लीयता को दर्शाता है 7 से कम होने पर। जब 7 से अधिक होता है तो ये क्या करता है, क्षारीयता को दर्शाता है 7 से अधिक होने पर। और 7 के बराबर होने पर ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे हम अपने कल इसी समय इसी टाइम शाम 7 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।